हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं, आपकी झीलों की बात हो गई, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें तथा उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात हो गई। आज बात करते हैं हम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। सिंचाई परियोजनाओं की हम बात कर लें तो सिंचाई एक वो माध्यम होता है जिसके द्वारा जो फसल के लिए जल प्रोवाइड किया जाता है। ऐसी परियोजनाएं जिनके द्वारा सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर ले सिंचाई परियोजनाओं की। सिंचाई परियोजनाओं में महाराष्ट्र में विदर्भ महाराष्ट्र से भीलवाड़ा के लिए ट्रेन द्वारा पानी ले आया जाता है। किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए? सिंचाई के लिए। अब बात कर लेते हैं सिंचाई का माध्यम और सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई के माध्यम की बात करें तो सिंचाई को चार माध्यमों में बांटा गया है। सिंचाई को चार माध्यमों में बांटा गया है। आपकी बात कर लें, पहला माध्यम आपका नलकूप, दूसरा माध्यम नहर, तीसरा माध्यम कुएं और चौथा माध्यम आपका तालाब। अब बात कर लें कि कितना परसेंट भूभाग, सिंचाई का भूभाग इनके द्वारा सिंचित किया जाता है। तो बात करें 42% भूभाग नलकूपों द्वारा, 30% भूभाग नहरों द्वारा, 24% भूभाग कुओं द्वारा तथा 1% भूभाग पर ही तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक भूभाग, भाई एक चीज है, सर्वाधिक भूभाग कहां पर सिंचित किया जाता है, किसके द्वारा, कौन सा भूभाग ज्यादा सिंचित किया जाता है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में की जाती है, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर में की जाती है, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई एक भीलवाड़ा में की जाती है। तो भीलवाड़ा में केवल 1% सिंचाई ही की जाती है तालाबों द्वारा, बाकी सारी सिंचाई ट्रेन के माध्यम से जो पानी आता है उसके द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई के वर्गीकरण की। तो सिंचाई के वर्गीकरणों को तीन भागों में बांटा गया है। सिंचाई के वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा आपका मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा आपका बृहद सिंचाई परियोजना। इनकी बात कर लें तो जो लघु सिंचाई परियोजना में जो 2000 हेक्टेयर तक भूमि आती है जिससे सिंचित की जाती है, वो लघु सिंचाई परियोजनाओं में की जाती है। बात कर लें मध्यम सिंचाई परियोजना की तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूभाग पर सिंचाई की जाती है मध्यम सिंचाई परियोजना के आधार पर। बृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर का भूभाग होता है उस पर सिंचाई की जाती है बृहद सिंचाई परियोजना के आधार पर। अब इनकी बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि बात की जाती है कि राजस्थान के अंदर भूभाग बहुत छोटे, मतलब भूभाग तो बड़े हैं लेकिन उनमें सिंचाई के लिए जो भाग है वो बहुत छोटे माने जाते हैं, क्योंकि बाकी राजस्थान में क्या है, आपका रेगिस्तान है, इस वजह से। तो बात करें तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का राजस्थान के अंदर सिंचाई में रहा है। अब बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। जिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो वे परियोजनाएं जिनके द्वारा एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक भूभाग, जो 2 या 2 से अधिक भूभाग पर 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आती है। बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, आधुनिक भारत का जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है सिंचाई परियोजनाओं को? आपका नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तो देश में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना आपकी दामोदर, जो 1948 में बनाई गई। इसका बनाने का उद्देश्य जो गुजरात में है, बात करूं तो उनका उद्देश्य था यूएसए के टेनिस नदी बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित होकर वो बनाई गई थी। किससे प्रभावित होकर बनाई गई थी? यूएसए मतलब अमेरिका से। टेनेसी नदी द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना के से प्रभाव से बनाई गई थी। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में गंगानगर एक ऐसा भूभाग है जहां पर राजस्थान में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। राम राम। ठीक है भाई, और अगला चैप्टर फिर आने वाला है।
धीरे धीरे उतनी उतनी आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे, जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो, ना एक लेसन प्लान बनाने में आपको कोई परेशानी हो। और भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप नोट्स बनाते चले साथ साथ, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपको आगे बाकी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लूँ दूसरी बात कि मैं छोटे छोटे चैप्टर्स लेके चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है डीप जाने की आवश्यकता दिख रही है मेरे को, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से जो मैं बात करूं, एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है। पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जाम आपका डिफिकल्ट आएगा और एग्जाम और टाइम में जो एग्जाम हो उनसे, क्योंकि आपको बता दूं कि अब BHTC के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि इससे ये है कि आप BHTC में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं टीचर बनने के, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, तो तैयारी करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और एंजॉय करते रहें। राम राम।